चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है ना, पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि किसी भी बॉडी को किस तरह से चार्ज करते हैं। आज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टीज तो यही हो गई कि मतलब किसी भी बॉडी में कुछ चाहे पॉजिटिवली चार्ज करना है चाहे नेगेटिवली चार्ज करना है, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए पहला तो अपन ये कह सकते हैं कि ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ काइंड ऑफ द चार्जेस। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल गए, ठीक है, तो बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिए तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना, दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप पहली प्रॉपर्टी तो आप इसमें लिख लीजिएगा मेरे, पहली प्रॉपर्टी तो आप लिख लीजिएगा इसमें, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ काइंड ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, और ये डायग्राम बना लीजिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, देखिए मान लीजिएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, अब आप कहें अगर मान लीजिए अपोजिट पोलरिटी के चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई कि सेम पोलरिटी चार्ज रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अपोजिट पोलरिटी चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई ये। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, क्या बॉडी को चार्ज करने से उसका मास भी चेंज होता है क्या? तो आंसर है हाँ, मास चेंज होता है। देखिएगा, समझो कैसे। मान लीजिए आपके पास कोई दो बॉडीज है, सेम मटेरियल की है, दो बॉडीज है, सेम मटेरियल की है और सेम उनका साइज है, तो दोनों का मास अब इक्वली हो रहा होगा m। अब एक में से अगर मान लीजिएगा 500 इलेक्ट्रॉन्स आपने इधर ट्रांसफर कर दिए, 500 इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर कर दिए, तो होगा क्या, जब इसमें से 500 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये तो क्या बन गई, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना, तो ये तो बन गई पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। तो एक तो बन गई आपके लिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस तरह से। ठीक है ना, और एक बन गई ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर। अब बात सुनो, किसी भी बॉडी का मास मतलब क्या होता है, उसका एटम, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम का मास। अच्छा, एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास हालांकि बहुत कम है लेकिन फिर भी काउंट तो होगा ना, मतलब। ठीक है, तो जब इसमें से 500 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो जितना भी इसका मास था उसमें से 500 इलेक्ट्रॉनों का मास तो कम हुआ ही है। ठीक है, तो अब इसका नया मास तो हो जाएगा m माइनस डेल्टा m, जहां डेल्टा m क्या हो गया, 500 इलेक्ट्रॉन का मास, ये रिड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगी m प्लस डेल्टा m। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ बॉडी changes during charging. If two bodies, लिख लीजिएगा, if two bodies having equal size and density, then negatively charged body have higher mass than positively charged body. लिख लिया आपने। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखिएगा, ये कोई बॉडी है, समझना बात को, ये कोई बॉडी है। ठीक है, इसको चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पड़ेंगे, नेगेटिवली चार्ज करना तो इलेक्ट्रॉन एंटर कराने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिएगा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया आपने, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 1e, यह आ जाएगा ना चार्ज, बॉडी पे चार्ज क्यू। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हो तो 2e हो जाएगा चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए गए हो तो 10e चार्ज आ जाएगा। अच्छा, e का मतलब क्या हुआ, e का मतलब हो गया 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू हो गई किसकी, e की। अगर अच्छा
अगर मान लीजिएगा 20 इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिए मान लीजिएगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा माइनस का 20E। 14 इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिए माइनस का 14E। क्या आप 1.7 इलेक्ट्रॉन एंटर करा सकते हैं क्या? नहीं, या तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, या दो होंगे, या तीन होंगे, या इमिट भी होने तो 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं। तो मतलब चाहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे तो इमिट हो रहे हो चाहे एंटर होते हो, दैट विल बी इन इंटीजर्स। इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड और एंटर्ड। इसका मतलब ये हो गया, जब इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन आप इमिट करा सकते हो चाहे एंटर करा सकते हो, तो फिर बॉडी पर चार्ज भी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल हो जाएगा। मतलब या तो चार्ज +1e हो सकता है, -20e हो सकता है, -40e हो सकता है, प्लस का 7e हो सकता है, 1.4e पॉसिबल नहीं है, माइनस का 2.7e पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन, क्वांटा का मतलब यही होता है। क्वांटा का मतलब क्या होता है, देखिए पहले भी डिस्कस तो कर चुके हैं क्वांटा के बारे में। ठीक है, क्वांटा का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, या फिर आप इस तरह से सोचिएगा, देखिए मैं और क्वांटा शब्द का क्या मतलब इसको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। क्वांटा, आपके पास मान लीजिएगा किसी बैग के अंदर कॉइन्स रखे हुए हैं, उसमें 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपीज के कॉइन्स है, ठीक है, और 5 रुपीज के कॉइन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉइन रखे हुए हैं किसी बैग में। आपको बोला कि आप हाथ डालकर कितने भी कॉइन्स उठा लो, आपने कॉइन उठाए, अब 5-7 कॉइन जितने भी आए, क्या ₹2 के मल्टीपल में आना जरूरी है क्या? क्या ₹5 के मल्टीपल में आना जरूरी है क्या? या ये गारंटी है कि 1 के मल्टीपल में तो आएंगे ही आएंगे? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो शायद 1 के मल्टीपल में ही रुपीज आएंगे। तो यहां पर जितना भी जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट ₹1 के मल्टीपल में आ रहे हैं। 7 रुपीज हो सकता है तो 7 × 1 रुपी, 9 रुपीज हो सकते हैं। अच्छा, एक कॉइन 5 का ही आ गया तो 5 का है लेकिन 1 का तो है ही है, लेकिन 3 आ गया तो फिर वो न तो 2 का हुआ न 5 का, केवल 1 का ही होगा। ठीक है, तो आने वाली जो भी आपके पास अमाउंट निकल रहा है, ठीक है, वो हमेशा 1 रुपी के मल्टीपल में होगा, इंटीजर मल्टीपल। तो ये 1 रुपी हो गया जो मनी का एक क्वांटा। ठीक है ना, ये एक क्वांटा हो गया। ठीक है, और समझिएगा, देखिएगा एटीएम मशीन में अगर 100 रुपीज के नोट रखे हुए हैं, 100 रुपीज के नोट रखे हुए हैं, 200 के नोट रखे हुए हैं, 500 रुपीज के हैं, 2000 के नोट रखे हुए हैं। ठीक है, अब बताइए जितने भी आप अमाउंट एंटर करते हो, अगर आपने अमाउंट एंटर कर दिया 244 रुपीज, क्या आएंगे क्या आपके पास? 2444 रुपीज अगर आपने एंटर कर दिया तो क्या अमाउंट आपके पास आएगा क्या? इतना नहीं आएगा। अच्छा, आपने 50 कर दिया तब भी नहीं आएगा क्योंकि 50 का नोट थोड़ी है उसमें। हाँ, इसका मतलब डबल 0 करोगे आ जाएगा रुपए। ठीक है, क्योंकि 100 रुपीज, इसीलिए वो कहते हैं आपके जितने भी अमाउंट जो आपको एंटर करनी है कि कितना पेमेंट आपको विड्रॉल करना है, तो इसमें लिखा हुआ भी यही होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पे कि एंटर योर अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो वहां पर एक क्वांटा रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए। ठीक है, तो यहां पर, अच्छा यहां पे बताएंगे तो किसी भी बॉडी पे चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। अगर बॉडी पे चार्ज है Q तो उस बॉडी पर हमेशा चार्ज क्या हो जाएगा? Ne, प्लस माइनस लगा दीजिएगा। प्लस तो अगर भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, Q की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो Q की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो N क्या हो गया? तो Q तो क्या हो गया? चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, E कितना हो गया? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और थर्ड वाला ये हो गया आपके N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ऑब्लिक एंटर्ड। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अच्छा, एन हमेशा क्या होगा? इंटीजर। एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एन की वैल्यू की बात कहें तो एन की वैल्यू मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरह से हो सकती है। क्लियर? समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिखिए पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और को सुनो, इसमें पूछ ले एक क्वांटम चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो चार्ज के एक क्वांटम चार्ज का मतलब क्या हो गया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो आप इसके अंदर लिख लीजिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चौथा पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखिएगा और इसमें लिखिएगा, इसमें देखिएगा तो इसमें आप लिखिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके अंदर लिखिएगा चार्ज ऑफ एनी बॉडी विल बी, चार्ज ऑफ एनी बॉडी विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, because integer number of electrons, integer number of electrons can be entered or emitted to charge a body, to charge a body। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा यहां तक, पहले ये लिखिएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q हो गया चार्ज ऑन बॉडी E1, ये लिख लीजिएगा आप सारा पहले। अगर ये लिख लिया हो तो उसके बाद में ये लिखिएगा, इस पे ये जैसे एग्जांपल लिख लीजिएगा -20 ये इन सब पे टिक कर दीजिएगा जो सही है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो इन पे क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, इसमें लिख लिया आपने, यहां तक भी इसको भी लिख लिया। ठीक है, उसके आगे लिखिएगा, उसके आगे लिखिएगा इसमें देखो, रुको एक मिनट, आगे लिखिए, आप एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा, नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा। देयर आर टू पार्टिकल्स विच डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दो पार्टिकल है जो क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन के लॉ को फॉलो नहीं करते, वो है, उनको कहते हैं क्वार्क पार्टिकल्स, क्वार्क पार्टिकल्स। देखिएगा क्यों नहीं करते होंगे, ये एक तरह से एक्सेप्शन है इनमें, तो एक्सेप्शनल पार्टिकल्स है ये क्वार्क पार्टिकल्स। क्या होते हैं, एक मिनट समझना। देखिएगा, ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस के में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी, उनको भी फर्दर डिवाइडेड कर सकते हैं, उनको जैसे क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं वो, मतलब इनके ऊपर चार्ज होता है एक तो 2/3e और माइनस का 1/3e, ये देखा गया है। ठीक है, तो इनके ऊपर देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.66 और माइनस का 0.33, जबकि अभी तो हमने यही तो डिस्कस किया था कि ये पॉसिबल है नहीं, तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है कि जिसके अंदर ऐसा देखा गया है। ठीक है, अब आपको सुनो, तो ये हो गए क्वार्क पार्टिकल, तो आप इसके अंदर ये भी लिख लीजिएगा, चार्ज ऑन क्वार्क पार्टिकल्स आर +2/3e एंड -1/3e। ठीक है, अब देखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज भी है ना, इसी बेसिस के ऊपर बनाया गया है। देखिए चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात कहें तो दो पार्टिकल तो इसके आ जाते हैं और एक पार्टिकल ये आ जाता है क्वार्क पार्टिकल। तो देखिए 2 इंटू प्लस का 2/3e प्लस 1 इंटू माइनस का 1/3e,
तो अब इसके देखिए कितना हो गया 4e/3 माइनस का e/3 3e/3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई e प्लस का। ठीक है, और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है, तो एक पार्टिकल ये दो पार्टिकल ये आ जाते हैं, तो 1 इंटू प्लस का 2/3e प्लस 2 माइनस का 1/3e, और आंसर कितना आ गया 0 कूलम। ठीक है ना, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना हो गया 0। तो आप ये भी इसको भी कॉपी कर लीजिएगा आप। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर देखिएगा। एक क्वेश्चन देखें, देखो कि इसके ठीक है लिख लेना यहाँ तक आपने सारा। एक क्वेश्चन लिखवा, which of the charge is not possible in nature, which of charge is not possible in nature, which of charge is not possible in nature, in nature। और मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको पहले पता लगाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1.6 10⁻⁻18 कूलम, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, सेकंड ऑप्शन ये। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 3.2 10⁻⁻19 कूलम, और फोर्थ ऑप्शन हो गया 1.6 10⁻⁻20 कूलम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ऐसा है जो बताता है चार्ज पॉसिबल नहीं है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, देखिए पहले। चलो देखो, सुनो एक मिनट, देखिएगा। अगर जो भी चार्ज अगर पॉसिबल हुआ तो उसके अंदर देखिए इवन मतलब इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है Ne, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी N की। अब फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में Q कितना है 1.6 10⁻⁻18 कूलम अपॉन E 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिएगा ये 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट, कूलम से कूलम ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻18 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा 10⁻1। तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकालते हैं तो चार्ज पॉसिबल है। ये वाली बात कहें, इसमें एन चेक करें तो सेकंड ऑप्शन में चेक करें तो देखिए सेकंड ऑप्शन में एन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 6 10⁻⁻19 कूलम, पूरा कैंसिल आउट एक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऐसा पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है। थर्ड वाला चेक करो, देखें थर्ड वाले में देखिएगा n = Q अपॉन E 3.2 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितनी बार कट गया 2 टाइम्स, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये भी पॉसिबल है। फोर्थ ऑप्शन चेक करें तो n = 1.6 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम से कूलम कैंसिल उठ जाएगा, ये हो गया 10⁻⁻1 1 अपॉन 10 0.1, मतलब 0.1 इलेक्ट्रॉन यदि निकालोगे तो ये चार्ज आएगा और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर? ठीक है, अच्छा इसके ऊपर जो चार्ज के क्वांटाइजेशन में जो एक एक्सपेरिमेंट है वो यही था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि भाई कौन सा एक्सपेरिमेंट था। अच्छा इसके अंदर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तो है, उसके अंदर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं स्पेसिफिक चार्ज क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज आपने इलेक्ट्रॉन का भी स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया है। ठीक है, E/m मतलब कोई भी बॉडी जिसका चार्ज
और उसका मास का रेशियो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान रखना, ठीक है, कॉपी के टॉप पर लिख लेना ये चीज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई मास ऑफ दैट बॉडी, क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखो, देखें अगली प्रॉपर्टी देखें। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ? देखिएगा, इस बात को थोड़ा सा समझ देखिएगा। अगर कोई सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज है जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे होंगे, ठीक है, ये कुछ चार्ज किया जा रहा है दूसरे की हेल्प से, ठीक है, तो कहीं पर भी पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, पूरे सिस्टम का। देखिए, इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, मान लीजिएगा ये बॉडी है, ठीक है ना, दोनों ही न्यूट्रल है। अब इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से यहां पे दे दिए, इधर इस पे भी चार्ज 0 कूलम 0 कूलम, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 + 0 मतलब 0 कूलम चार्ज हो गया। जब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से दे दिया तो ये बॉडी तो क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज, और ये बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, इसके ऊपर तो चार्ज कितना जाएगा? प्लस का 10 ई मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, इस पर चार्ज क्या हो गया? माइनस का 10 ई, ठीक है ना, तो ये तो बहुत कम चार्ज हो गया ना, मतलब, ठीक है। अब देखिएगा, इस पे चार्ज 0 कूलम से कितना हो गया? प्लस का 10 ई, चेंज हो गया ना। इसमें भी देखो 0 कूलम से कितना हो गया? ये माइनस का 10 ई, ये भी चेंज हो गया। लेकिन टोटल चार्ज देखिएगा, प्लस का 10 ई माइनस का 10 ई मतलब 0 कूलम टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बाई कंडक्शन में हर जगह एप्लीकेबल है। देखिए बाई कंडक्शन में देख लीजिएगा आप, अगर मान लीजिएगा दो अलग अलग बॉडी है, एक ये बॉडी एक ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का 2 कूलम, इस पर चार्ज है सपोज 3 कूलम, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना? अभी 1 कूलम, माइनस का 2 प्लस का 3, 1 कूलम, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा आपस में आपने इसको टच किया, अलग अलग कर दिया, अगर दोनों का साइज इक्वल है, कंडक्टिंग स्पेयर है, साइज इक्वल है दोनों का, ठीक है, तो दोनों पर नया चार्ज अब कितना हो जाएगा? तो Q1 + Q2/2, तो माइनस का 2 + 3/2 माइनस 2 + 3/2, तो कितना आ गया? 1/2 मतलब 0.5 कूलम, 0.5 कूलम। टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम। अब भी टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम, ठीक है। लेकिन देखो -2 से 0.5 हो गया, 3 से 0.5 हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल बॉडी में चार्ज चेंज हुआ है, लेकिन टोटल चार्ज क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको भी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। और ये लिख लीजिएगा आप, ये बना लीजिएगा डायग्राम, ठीक है, ये बना लीजिएगा, दोनों की जरूरत तो नहीं है। क्लियर यहां तक? अगली प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, सिक्स, एडिटिविटी। देखिएगा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर किसी सिस्टम में, अगर मान लीजिएगा यहाँ पे चार्ज है माइनस का 1 कूलम, यहाँ पे चार्ज है 2 कूलम, यहाँ पे चार्ज है माइनस का 4 कूलम, यहाँ पे चार्ज है सपोज 6 कूलम, तो टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज की बात करें, चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 + 2 -4 + 6, साइन के साथ ऐड कर देना है, स्केलर क्वांटिटी है तो एडिशन हो सकता है सबका, तो कितना हो गया? ये
ये हो गया आपके -5 और 8 प्लस का 3 कूलम। ये हो गया टोटल चार्ज। क्लियर? ठीक है। और एक अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जितना चार्ज उसका रेस्ट स्टेट में है उतना ही चार्ज उसका मूविंग स्टेट में भी है। तो चार्ज डज नॉट चेंज whether body in rest state or in moving state। ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा आप 7वें पॉइंट के अंदर बोलिए। ठीक है। क्लियर? यहां तक लिख लिया ना आपने 7 पॉइंट? लिख लीजिए भाई, चार्ज डज नॉट चेंज इन मोशन आल्सो। ठीक है।